नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं अपने नियमित गेस्ट बाबा रामदास जी का। बाबा जी, स्वागत है। नमस्कार। जय हो, जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, एशियाड शुरू हो चुके हैं। प्रारब्ध के इस मंच पर बाबा रामदास जी से हमने हमेशा और बहुत ज्यादा कुश्ती पर भी बातें की हैं, लेकिन एक बार फिर हम कुश्ती पर बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी खेल होता है तो उसमें हार और जीत किसी की हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा हारता है, लेकिन शायद बीता दिन बहुत ऐतिहासिक इस मामले में कहा जाएगा कि देश अपने ही एक खिलाड़ी यानी पहलवान के हारने पर खुश होता हुआ दिख रहा था। मैं बात कर रहा हूं बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया लगातार अपनी 2 कुश्तियां हारे, और सिर्फ हारे ही नहीं, बल्कि उसको कहा जाए तो उन्होंने लगभग आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। बाबा जी, मेरे लिए ये देखना कि अपने देश का कोई खिलाड़ी कहीं हारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और देश में एक बड़ा हिस्सा खुश होता हुआ नजर आया, ये बड़ा आश्चर्यजनक था। ये क्या है सर? पहले तो हुआ क्या बजरंग पूनिया के साथ एशियाड में, और फिर देश का ये रिएक्शन ऐसा क्यों? सर, एक तो बजरंग पूनिया कल ब्रॉन्ज मेडल की कुश्ती भी हार गए। कल वो 2 कुश्ती हारे, 2 जीते 2 हारे। पहली कुश्ती तो चलो फिलीपाइंस से थी, तो फिलीपाइंस कोई बहुत बड़ा रेसलिंग का कोई पावर हाउस नहीं है। परंतु ईरान और जापान, ये 2 कुश्ती जो हारे हैं, तो वो एक तो हारे नहीं है, इट वाज ऑलमोस्ट टोटल सरेंडर। आम दर्शक तो एक आम है ना, एक मतलब एक सामान्य एमेचर दर्शक की तरह देखता है, पर मैं खुद चूंकि एक रेसलिंग कोच हूं, तो एज अ कोच जब मैं एक रेसलर की परफॉर्मेंस को जज करता हूं, तो इट वाज नॉट अ फाइट, इट वाज अ सरेंडर। पहली बात तो एक दोनों कुश्तियों में एक भी अटैक, जैसे कहते हैं ना फुटबॉल में, जैसे आपने गोल अटेम्प्ट किया, गोलकीपर ने रोक लिया या गोल पोस्ट से टकरा के आ गई, तो आप कम से कम गोल पोस्ट तक पहुंची ना आपकी बॉल। यहां तो फिर ये दशा थी कि आप की बॉल जो है अपना हाफ ही क्रॉस नहीं कर पा रही थी। यह हालत थी। एक भी अटैक नहीं और एक भी स्कोर नहीं, ग्राउंड स्कोर जिसे बोला जाता है। एक सेमीफाइनल कुश्ती में ईरानी पहलवान के खिलाफ बजरंग पूनिया को 1 पॉइंट प्राप्त हुआ, वो क्वेश्चन पॉइंट था। आई मीन पैसिविटी की वजह से था। होता क्या है कि जब खिलाड़ी 8-0 की लीड ले लेता है और मात्र 40 सेकंड बचे हैं, तो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है ना, डिफेंसिव खेलने लगता है, ये स्ट्रेटेजी होती है। तो वो चूंकि डिफेंसिव खेल रहे थे, तो उनको डिफेंसिव होने की वजह से पैसिविटी का 1 पॉइंट उनके खिलाफ चला गया। इस तरह 1 पॉइंट नसीब हुआ, नहीं तो 8-0 से हारते बजरंग पूनिया। फिर सब 8-0 से हार गए, मतलब फाइनल से बाहर गए, सेमीफाइनल हार गए। तो अब रिपीचेज चलता है हमारे यहाँ कि जो फाइनलिस्ट से हारे होते हैं उनकी आपस में कुश्ती होती है, और फिर उसमें ब्रॉन्ज मेडल की बाउट होती है। तो ब्रॉन्ज मेडल की बाउट आई इनकी जापानी लड़के से, और सर जापानी ने इनको 10-0 से धोया, हराया नहीं, धोया। अच्छा, ईरानी ने इनको उठा उठा के पटका। ईरानी ने जो 8 पॉइंट स्कोर किया है ना, वो 2 बार 4 पॉइंट स्कोर किया। 4 पॉइंट कुश्ती में तब होता है जब उठा के आदमी पटक दे, मतलब जब डायरेक्ट डेंजर में गिरता है तब 4 का स्कोर होता है, और 2 बार 4 का। और अगर इसको क्रिकेट से एनालॉजी अगर कही जाए ना, कि आप एक बॉलर हैं और आपने लगातार 2 ओवर जो है 36 रन पिटवा दिया, मतलब हर बॉल पे छक्का मारा बैट्समैन ने, है 2 बार आपने 36 रन दे दिया 2 ओवर में, टीम मैच हार गई। तो सर इन्होंने 4-4 पॉइंट का 2 स्कोर करने दिया उसको, सर जबकि वो सब बच्चे हैं इनके आगे। ईरान वाला 21 साल का बच्चा है जिसने इनको उठा उठा के पटका है, और ये वेटरन है, 30-32 साल उम्र है इनकी। 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक, 2 ओलंपिक का पार्टिसिपेशन, सीनियर खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड रैंकिंग, कभी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 थे, अभी सब कुछ तमाम धरने के बाजी के बाद भी 11वां रैंकिंग है वर्ल्ड में। तो सर बात हारना
अंतिम पंगाल भी हारी है। हम्म। क्या लड़ी है, ओहो। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वो एक कुश्ती हारी, इनफैक्ट वो कुश्ती जीती हुई कुश्ती हारी है। या कई बार ना रेसलिंग में ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है कि बड़े बड़े धुरंधर ज्यूरी रेफरी, 30 साल पुराना रेफरी भी समझ नहीं पाता कि इसमें रेड का पॉइंट है या ब्लू का है, रेड को 2 दूं या ब्लू। और अकेला नहीं होता, 4 लोग बैठ के जब वो रिव्यू होता है, जब प्रोटेस्ट लिया जाता है, प्रोटेस्ट के तहत जब रिव्यू होता है कि ये किसका पॉइंट था, गलत पॉइंट दिया गया, हमारे कोच ने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो वो रिप्ले देखा जाता है। 4 लोग मिलकर रिप्ले देख रहे होते हैं, इसके अलावा पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है रिप्ले का। हमारे जैसे लोग बैठ के देख रहे, तो हम खुद कि अरे यार ये रेड का पॉइंट है, नहीं नहीं यार ये ब्लू का पॉइंट है, अरे ब्लू को दे दिया, कैसे भाई? फिर हम लोग पूछे है यार वो कैसे ब्लू के दे दिला, तो वो तो रेड के जनात रहा। सर ऐसी अक्सर ऐसी सैकड़ों सिचुएशन आती है रेसलिंग में, ऐसी सिचुएशन में अंतिम पंगाल हारी है। जो 2 पॉइंट उसके खिलाफ गया, वो 2 पॉइंट उसके फेवर में भी आ सकता था। इसको हार ना कहते हैं, ऐसी हार से गम नहीं होता था। और विश्व चैंपियन से हारी है ना, ब्रॉन्ज लाई है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और यही हाल उसका एशियन गेम में था। जिससे हारी उससे लड़के हारी, शेरनी की तरह लड़ी। सर बजरंग पुनिया, इट वॉज ए मीक सरेंडर, जैसे वो नियाजी ने सरेंडर किया था ना जनरल JS अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ। लड़े ही नहीं सर, लड़े ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं लड़े? तैयारी ही थी सर। हम लोग एज ए रेसलिंग कोच जब मैं समीक्षा करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि रिफ्लेक्सेस कैसे है ना सर। ये इस लेवल पे जब रेसलिंग चली जाती है, कोई भी खेल चला जाता है, तो सर इट इज गेम ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो थे। अच्छा सबसे बड़ी बात सर, हमारे यहाँ कुश्ती में एक कहावत है और दुनिया में एक कहावत है, इतिहास भरा पड़ा है ऐसी कहानियों से जहां मुट्ठी भर सैनिकों ने एक बहुत बड़ी सेना को हराया है। बैटल ऑफ लोंगोवाल देख लीजिए, बैटल ऑफ लोंगोवाल में एक पाइप नुमा डंडा था एक तरह से भारतीय सेना के पास, उधर से 3 ब्रिगेड फौज पाकिस्तान की आ रही थी। क्यों? लोंगोवाल में बॉर्डर फिल्म जो बनी है, बिल्कुल सर, और 100 सिपाहियों ने 3 ब्रिगेड को मारा कि खरबूजे की तरफ फोड़ के रख दिया। तो सर इतिहास ऐसी जाबाजी की कहानियों से भरा पड़ा है। तो सर हाँ, मैं एज ए रेसलर, एज रेसलिंग कोच उसको जब देखा हूं ना, तो रिफ्लेक्सेस नहीं थे, अटैक्स नहीं थे। और सर सबसे बड़ी बात सर, कुश्ती की जो कहावत है ना, क्या करेगी तैयारी लड़ेगी जीदारी। सर वो बॉर्डर फिल्म, बॉर्डर का जो वो सीन है लोंगोवाल में, वहां 100 सिपाहियों की पलटन, सॉरी प्लाटून जब पाकिस्तान से लड़ रही थी, नहीं तो प्लाटून नहीं लड़ रही थी सर, जीदारी लड़ रही थी। ठीक बात सर बिल्कुल। तो सर ये गेम है जीदारी का, सारी तैयारी एक तरफ, जीदारी एक तरफ। अच्छा नहीं है ठीक है, तैयारी, अगर जीदारी है तो सर कल जीदारी नहीं दिखी, ठीक बात तैयारी भी बिल्कुल। नहीं थी, तैयारी भी नहीं थी, पर जीदारी तो एकदम में नहीं थी। अच्छा मैं वहीं आ रहा हूँ। आपने कहा कि एक जीदारी यानी हिम्मत, हौसला है, जज्बा, मोराल, मोराल, मोराल। हाँ मोरल, वो भी आपको नहीं दिखा। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि तैयारी भी नहीं दिखी। मैं जरा इन दोनों चीजों को अलग अलग और करके और दोनों पर 2 सवाल पूछूंगा। जीदारी नहीं थी, मोरल लो था, क्यों था? दूसरा, तैयारी नहीं थी तो ये विदेश में जाके कोचिंग, बिना ट्रायल के, ट्रायल इस कीमत पर छोड़ देना कि साहब हम कोचिंग कर रहे हैं फॉरेन में, एक बार नहीं 2-2 बार। तो इतने सारे संसाधनों के बाद, इतना सारा सपोर्ट जिसको कहते हैं, सहयोग जिसको कहते हैं, भाई ट्रायल से छूट मिली वो सहयोग ही हुआ ना, अनुकंपा कह लीजिए। तो इतना सहयोग, इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी तैयारी भी नहीं थी और मोरल भी लो था, क्यों? तो तैयारी तो इसलिए नहीं थी कि पिछले 9 महीने से तो धरना दे रहे थे।
9 महीने से तो धरना दे रहे थे इनके अपोनेंट्स। सर, औसतन न्यूनतम इस लेवल पे 3 घंटे का मॉर्निंग का सेशन होता है और 3 घंटे का इवनिंग, 6 घंटा। अच्छा सर, सब कुछ के बाद अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, पर फोकस भी तो था, फोकस्ड भी था। चिड़िया की आंख के अलावा कुछ लौकता नहीं था। सर, वो हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ब्रह्मचर्य में सेक्स से परहेज, एब्स्टिनेंस इज जस्ट वन फेज, एक अंग है ब्रह्मचर्य का। इसके अलावा 8 अंग और हैं, जिसमें ये है कि एकाग्रता, समर्पण है, इन सबको मिला के ब्रह्मचर्य होता है। फोकस अगर आपका हट गया और आप लाख जो है सेक्स से परहेज कर रहे हैं, लंगोट के पक्के हैं, एकदम टाइट लंगोट बांध रखे हैं, अगर फोकस नहीं है तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ आप एक अंग पूरा कर रहे हैं, बाकी 8 अंग गायब हैं। तो सर, ध्यान तो नेतागिरी में था, ध्यान मुकदमेबाजी में था सारा। बाबा जी, हाँ। बाबा जी, मैं तो आपको रुकूंगा। मुझे लगता है कि कहीं आपके एंड पर आवाज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी रुक रही है। एक मैं ऐसा निवेदन करूंगा कि जो आपका ऑडियो इनपुट है जरा उसके जैक को एक बार सही कर दें। वो मुझे कहीं आपके नेट में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा नेट तो आजकल बहुत ही शानदार है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं ऑडियो की बात कर रहा हूँ, वो जैक चलिए ठीक। लॉस्ट हो रहा है जी। आप शुरू। तो सर, फोकस नहीं था ना, पहलवानी के अलावा हर चीज पे फोकस था। धरना देना था, नेतागिरी करनी थी, उसके बाद जनसभाएं करनी थी। पटियाला में बाढ़ आई थी तो किसान आंदोलन के नेताओं के साथ जाके वहां बाढ़ का बंधा बनवाना था। चढ़ूनी के साथ कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के एमएसपी के लिए भी आंदोलन करना था। चंद्रशेखर रावण को गोली छू के निकल गई थी, उससे चंद्रशेखर रावण से मिलने भी जाना था। इसके अलावा हर तीसरे दिन फेसबुक लाइव करना था, ब्रजभूषण सिंह को गाली निकालनी थी, सरकार को गाली निकालनी थी, है। उसके बाद आंदोलन में क्या होगा, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था, लड़वाना था। तो गए थे 35 दिन का कैंप लगाने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वहां से 24वें दिन लौट आए। सरकारी खर्चे पे गए थे, 70 लाख रुपए का बजट था 35 दिन का। 6 लोगों के ग्रुप के साथ गए थे, 24वें दिन लौट आए पहलवानी छोड़ के, क्योंकि कुश्ती संघ का चुनाव था। फिर दोबारा 35 दिन का टूर अप्रूव कराए कजाकिस्तान का। साई ने फिटनेस सर्टिफिकेट मांग लिया, फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट दिए, 6 लोगों का टूर अप्रूव हुआ। 70 लाख रुपए का टूर था, नहीं गए, कोचिंग कैंप करने गए ही नहीं। कोई फिक्स, एक मिनट, आज बजरंग पूनिया कहां प्रैक्टिस कर रहा है किसी को पता नहीं होता था। एक दिन नेवी के अखाड़े में करते थे, तो एक दिन बहालगढ़ करते थे, तो एक दिन दिल्ली में ही उठा बैठी मार लेते थे, तो एक दिन घर पे ही कर लेते थे। कोई फिक्स ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं था, कोई फिक्स कोच ही नहीं था। कैसे होती तैयारी? ठीक बात है। ये जो आप फोकस की बात कर रहे हैं वो तो साफ दिखाई दे रहा है। महीनों महीनों जो हम लोग कई बार अपने चर्चाओं में जब बात करते थे तो यही बात होती थी कि साहब, कुश्ती को, भारतीय कुश्ती को जहां होना चाहिए यानी अखाड़े में होना चाहिए, उसको छोड़ के भारतीय कुश्ती कभी जंतर मंतर पे घूम रही है, कभी संसद के सामने घूम रही है, कभी हरिद्वार में गंगा किनारे जा रही है, कभी खाप पंचायतों पे जा रही है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है। अच्छा, क्या अब बजरंग पूनिया को कुश्ती छोड़ देनी चाहिए एज अ कोच?
क्या कहेंगे आप? सर, बजरंग पुनिया को कुश्ती उस दिन छोड़ देनी चाहिए थी जिस दिन इनको ओलंपिक में मेडल आया था, वहीं उसी मैट पर। बहुत से अच्छा। खिलाड़ियों को मैंने देखा है, मैंने, हाँ, यस, बहुत से खिलाड़ियों को मैंने देखा है कि इफ यू, मैं आपको पता, ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक जीता, वहीं बैठ गए घुटनों के बल, उस रॉड को चूमा वहीं स्टेज पे, ओलंपिक स्टेज पे, जूते उतारे, जूते चूमे, जूते हाथ में लेके नंगे पैर गए, ओलंपिक मेडल जीता, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, वर्ल्ड कप जीता, अनाउंसमेंट, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सर, समझदार आदमी अपने शिखर पर रिटायरमेंट लेता है, समझदार आदमी। और जो लतमरुआ होता है, वो जब तक लात जूता से मार के टीम से भगाया नहीं जाता तब तक रिटायरमेंट नहीं लेता। इनको बहुत पहले रिटायरमेंट लेना सर, इज्जत से रिटायरमेंट लेना। जब ये स्टार थे, जब ये देश के आंखों का तारा थे, उस दिन रिटायरमेंट लेना चाहिए था। आज तो सर भगाए गए, आज रिटायर नहीं हुए सर। सर, बजरंग पुनिया अब रिटायर नहीं होंगे, अब तो लात मार के भगाए गए, बेइज्जत करके। अच्छा, लात मार के भगाए जाने की स्थिति आ रही है, तो अब यहाँ एक मैं पूछूंगा कि ठीक है, इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी, इतने अच्छे पहलवान, देश के लिए मेडल दिया, सब कुछ किया, किस लालच ने रिटायर सही समय पर नहीं होने दिया? लालच क्या? मेडल की भूख या कुछ और? एशियन गेम्स में मिलने वाली प्राइज मनी का 1 या 2 करोड़ रुपए की भूख। क्योंकि, एक मिनट, पहली बात देखिए, मैं हमेशा से एक बात कह रहा हूं कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतने वाला मैराडोना को क्या स्कूल नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए स्कूली बच्चों के साथ? नहीं ना। ठीक आप बात। बताइए, ओलंपिक विजेता हमारे यहां कॉमनवेल्थ गेम्स खेलता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टैंडर्ड सोनीपत जिले की रेसलिंग टीम से भी बदतर है। मैं ये हमेशा कहता हूं, कुश्ती के कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम को अगर सोनीपत जिले की नेशनल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में उतार दिया जाए तो ज्यादातर कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट का मेडल सोनीपत जिले में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉमनवेल्थ का गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है वो तो सोनीपत जिले में मेडल ले लेगा, पर कॉमनवेल्थ गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अगर 12 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं तो 12 में से 10 का सोनीपत जिले में मेडल नहीं आएगा। ये स्टैंडर्ड है। उसमें सुशील कुमार खेलने के लिए मार करते हैं, मार हुई है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में भोजपुरी में, पूर्वांचल में मार कैले मार हो गई हो। कैसे मार होले? गोजी डंडा चलला ना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में मार भाई लिया। ओलंपिक चैंपियन मरा जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, क्योंकि सर 3 करोड़ रुपया प्राइज मिलता है। और हिंदुस्तान कितना मतलब मूर्ख हमारे यहाँ नौकरशाह बैठे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट जीतने पे जो है 3 करोड़ रुपया प्राइज देते हैं। अरे, एक मूर्ख उमा भारती थी, उन्होंने ये नियम बना के चली गई। पहलवान लोग मुझे कहते हैं कि अरे यार 3 करोड़ रुपया मिल जाला, तू कहे इतना करिया वाला। मैंने कहा वो गड़बड़ी ने पैदा कर था। तो अच्छा, एक बात सर, जब आपकी थाली में हलवा पड़ा है तो आप कच्चा चना खाएंगे? हैं, हलवा ना घोटेंगे? तो अभी देखिए ना, बजरंग पुनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने नहीं गए, कंपैरेटिवली हल्का टूर्नामेंट खेलने गए। दीपक पुनिया वर्ल्ड चैंपियन रेसलर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दे चुका है, ओलंपिक में मेडल छू के निकल गया उससे पिछले ओलंपिक में। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने नहीं गया, प्राइज मनी के लिए एशियन गेम खेलने गया, जबकि वर्ल्ड चैंपियनशिप की तुलना में एशियन गेम 2 दर्जे का टूर्नामेंट, हलवा है। सर सर हलवा खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये समस्या है।
ठीक बात है। यहाँ अब साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस बनी, हालांकि अब एक सामान्य जन के, मैं अगर ये कहूँ तो मेरे समझ में तो ये आएगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा प्रोत्साहन है। अगर हमारे खिलाड़ियों को पैसे मिल रहे हैं, इनाम की राशि मिल रही है, तो ये खेल के लिए प्रमोशन है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो आप बता रहे हैं वो भी बात हाँ समझ में, तो हाँ यहाँ एक संतुलन जरूर खेल अथॉरिटीज और बाकी सारे लोगों को लेना चाहिए। अच्छा, जो कुछ पिछले 8-9 महीनों से डब्ल्यूएफआई के चाहे इलेक्शन हो, वो अभी भी नहीं हुए हैं, है ना? उसका अपडेट क्या है वो भी आप बताइएगा। तो कुश्ती, भारतीय कुश्ती एक जिस रफ्तार से पिछले एक दशक में आगे बढ़ रही थी और बड़े सकारात्मक अंदाज में उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे थे, रिजल्ट भी आ रहे थे। ऐसे में ये जो पूरा नेतागिरी का रायता फैला है और उसके केंद्र में बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, आप दाने थोड़ी खिलाड़ियों देर के ये बंद कराओ कटर। खिलाड़ियों के स्तर पर यानी पहलवानों के स्तर पर, या कि ये कहिए कि कुश्ती बिरादरी के भीतर ये सारा कुछ चलते चलाते अब जिस इस मोड़ पर पहुंचा है, परफॉर्मेंस भी नहीं, एकाग्रता भी नहीं, कुश्ती जगत में किसी तरह के बंटवारे की बात आप देख रहे हैं, दो राय कायम हुई है। सर एक तो ना मेरे यहाँ ऊपर काम चल रहा है तो थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस आ गई थी, सॉरी उसके लिए दर्शकों से माफी चाहूंगा। मैंने कोई अपने बात सहायक को भेजा है कि वो तुरंत, एक ड्रिल कटर चल रही है ऊपर, वो बंद करवाने के लिए भेजा है। देखिए सर, कुश्ती जगत में बहुत बुरा माहौल चल रहा है। मतलब आप सोच लीजिए कि जिस देश में जो कि एक रेसलिंग का पावर हाउस बन चुका है, वहां पे पिछले एक साल से कोई कोई नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, कोई नेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ 20-22 राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होते थे। मतलब हर 15 दिन पे एक टूर्नामेंट होता था किसी एक वर्ग का। पिछले एक साल से कोई टूर्नामेंट नहीं। एशियन गेम्स के लिए एक नहीं, 1.5 साल लंबे कोचिंग कैंप चला करते थे। एशियन गेम्स के लिए आपको मालूम है, एक दिन का भी कोचिंग कैंप नहीं चला, एक दिन का। एशियन गेम्स में जो कोचेस भेजे गए थे टीम के साथ, वो खिलाड़ियों से उनका परिचय ही नहीं था। जबकि कोच जो होता है वो खिलाड़ी को जब महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना प्रैक्टिस करा लेता है, तब ना समझ पाता है कि ये क्या लड़का है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, इसकी क्या नाम, स्ट्रेंथ क्या है, ये कहाँ मार खाता है, कहाँ घबरा जाता है, किस स्टेज पे आके लड़खड़ाता है, उसको कैसे संभालना है, मोटिवेट कैसे करना है, इसका मोटिवेशन क्या है, ये किस चीज से मोटिवेट होता है? कोच जो जो पुराना एक पैनल होता है सर, देखिए होता क्या है कि एक पैनल होता है, वो पैनल पिछले 6 महीने से या 1 साल से कोचेस का पैनल लड़कों के साथ काम कर रहा है, तो 1 साल से वो जान गया है अपनी टीम को। आपने रातों रात वो पैनल बदल दिया। एशियन गेम से पहले एक नया पैनल आ गया जिसमें से अगर 9 कोच थे, 9 में से 8 लड़कों को जानते ही नहीं। क्यों वो पुराना पैनल क्यों बदल दिया गया? क्योंकि वो पुराना पैनल इस धरनाजीवी गैंग के प्रति वफादार नहीं था, वो कुश्ती के प्रति वफादार था। वो पुराना पैनल था ब्रजभूषण सिंह के टाइप का। इसलिए धरनाजीवी गैंग ने जब एडॉक कमेटी बनाई तो उसमें 2 सलाहकार अपने घुसेड़ दिए। उन 2 सलाहकारों ने सारे निर्णय लिए, क्योंकि एडॉक कमेटी बात बताए ना, आपकी पड़ोसन आपके घर में आपकी पत्नी बीमार है, तो अगर आपके बच्चों को नाश्ता बनाएगी तो क्या ब्रेड ही सेक के खिलाएगी ना? तो सर ये समस्याएं आई हैं सब। तो कुश्ती का तो सर इन लोगों ने पिछले 1 साल में एकदम सत्यानाश करके रख दिया है। बिल्कुल, वो और दिखाई भी और उसका रिजल्ट भी हाँ, सामने है। चाहे वो रिजल्ट सामने है। मैं आपको बताऊं, डब्ल्यूएफआई की बात कर लें, उसका इलेक्शन भी आप देखिए लटका चला जा रहा है, यानी वहां भी ठीक से नहीं हो रहा है। जब किसी देश की कुश्ती जैसा महत्वपूर्ण खेल एड हॉक कमेटी के हवाले हो, तो ये बात अपने आप में समझी जा सकती है। और खिलाड़ियों की जगह नेतागिरी हो रही हो, यानी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, इन्होंने माहौल पूरा एक राजनीति का बना दिया। और उसका सबसे दुखद पहलू जो होता है ना, वो है कि अब रिजल्ट सामने है, आंखों के सामने रिजल्ट आ रहा है। और उसी के साथ एक दुखद बात यह भी है कि कहां से
कहां आ गए, क्या माहौल बना दिया इस देश में कि अपने ही किसी पहलवान के हारने पर देश का एक बड़ा तबका खुश हो रहा है। चाहे सोशल मीडिया का कोई आप देखिए, लोग मीम कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। और मैंने विनेश फोगाट का एक ट्वीट देखा, अभी भी सद्बुद्धि नहीं आ रही है पहलवान जी, लोगों को ट्रोल कर रही हैं, जिसको कहते हैं ना कि उसको देशी कहते हैं कि घमंड अभी भी उतर नहीं रहा है नेतागिरी का। तो मुझे लगता है कि कम से कम इन नामों से तो किसी सकारात्मक पहल